हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भारत में सिविल केस दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है। अधिकांश लोगों को कई बार आपसी विवाद के निपटारे के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। अधिकांश लोगों को कोर्ट की कार्रवाई का पता नहीं होता। तो आज के वीडियो में अदालत की सभी प्रक्रियाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। भारत में सिविल केस दर्ज कराने की एक विस्तृत प्रक्रिया यानी डिटेल्ड प्रोसीजर है। यदि उस प्रोसीजर का पालन नहीं किया तो रजिस्ट्रार केस कैंसिल करने का अधिकार रखता है। चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहला, मुकदमा या अभियोग दायर करना, फाइलिंग अ लॉसूट। आम आदमी की भाषा में अभियोग का मतलब लिखित शिकायत या आरोप है। जो व्यक्ति मुकदमा दर्ज कराता है उसे वादी यानी प्लेंटिफ और जिसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है उसे प्रतिवादी या डिफेंडेंट कहते हैं। शिकायतकर्ता को अपनी लिखित शिकायत अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज कराना होता है। शिकायत के प्रति टाइप होनी चाहिए, उस पर न्यायालय का नाम, शिकायत की प्रकृति, पक्षों के नाम और पता स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। शिकायत में वादी यानी प्लेंटिफ द्वारा दिया गया शपथ पत्र भी लगा होना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि लिखित शिकायत में सभी बातें सही हैं। दूसरा है वकालतनामा। वकालतनामा एक ऐसा दस्तावेज है, कोई पार्टी केस दर्ज करवाने के लिए किसी वकील को अपनी ओर से चुनती है। वकालतनामा में निम्न बातों का उल्लेख होता है। क्लाइंट किसी भी फैसले के लिए वकील को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। क्लाइंट अदालती कार्यवाही के दौरान किए गए सभी खर्चों का वहन करेगा। जब तक वकील को पूरी फीस नहीं मिल जाती तब तक उसे केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार होगा। क्लाइंट अदालत की कार्यवाही के किसी भी स्तर पर वकील को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। वकील को अदालत की सुनवाई के दौरान क्लाइंट के हित में अपने दम पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा। वकालतनामा को लिखित शिकायत की प्रति के आखिरी पृष्ठ के साथ जोड़कर अदालत के रिकॉर्ड में रखा जाता है। वकालतनामा तैयार करवाने के लिए अधिवक्ता कल्याण टिकट 10 रुपये व 2 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगती है। इसके बाद पहली सुनवाई के लिए वादी यानी प्लेंटिफ को एक तारीख दी जाती है। इस दिन अदालत यह तय करता है कि कार्यवाही को जारी रखना है या नहीं। यदि उसे लगता है कि मामले में कोई सच्चाई नहीं है तो प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट को बुलाए बिना ही केस कैंसिल कर देती है। लेकिन यदि मामले में सच्चाई है तो कार्यवाही को आगे जारी रखता है। तीसरी, अदालती कार्यवाही की प्रक्रिया यानी कोर्ट प्रोसीडिंग। सुनवाई के पहले दिन अदालत को लगता है कि इस मामले में सच्चाई है तो वह प्रतिवादी या डिफेंडेंट को एक निश्चित तारीख तक अपना बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजता है। प्रतिवादी पक्ष यानी डिफेंडेंट को नोटिस भेजने से पहले वादी यानी प्लेंटिफ को निम्न कार्य करने होते हैं। अदालती कार्यवाही के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान। अदालत में प्रत्येक प्रतिवादी या डिफेंडेंट को शिकायत की 2 कॉपियां जमा करनी होंगी। प्रत्येक डिफेंडेंट के पास जमा की गई शिकायत यानी अभियोग की कॉपीज में से एक को रजिस्ट्री या डाक या कुरियर के द्वारा भेजा जाता है। अदालत में डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी के पास भेजे जाने वाली लिखित शिकायत की कॉपी को आदेश नोटिस जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर जमा करना पड़ता है। चौथा है लिखित बयान यानी रिटन स्टेटमेंट। जब डिफेंडेंट को नोटिस जारी किया जाता है तो उसे अदालत में उसी तारीख पर उपस्थित होना अनिवार्य होता है। 30 दिनों के भीतर डिफेंडेंट को अपना लिखित बयान दर्ज कराना पड़ता है। लिखित बयान में विशेष रूप से उन आरोपों से इनकार करना चाहिए जिसके बारे में उसे लगता है कि वह झूठे हैं। यदि लिखित बयान में किसी आरोप से इनकार नहीं किया जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि डिफेंडेंट आरोपों को स्वीकार करता है। लिखित बयान में डिफेंडेंट का शपथ पत्र भी अटैच होना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि लिखित बयान की सभी बातें सही हैं। लिखित बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों को अदालत की अनुमति से 90 दिनों तक किया जा सकता है। पांचवा है वादी द्वारा प्रत्युत्तर, रिप्लाई बाय प्लेंटिफ। प्रत्युत्तर वह जवाब है जो प्लेंटिफ यानी वादी द्वारा डिफेंडेंट के लिखित बयान के खिलाफ दर्ज कराया जाता है। प्रत्युत्तर में वादी को लिखित बयान में लगाए गए आरोपों से इनकार करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो समझा जाता है कि वादी आरोपों को स्वीकार करता है। प्रत्युत्तर में वादी का शपथ पत्र भी अटैच होना चाहिए जिसमें यह लिखा गया हो कि प्रत्युत्तर की सभी बातें सत्य हैं। एक बार जब प्रत्युत्तर दर्ज हो जाती है तो याचिका पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है अन्य दस्तावेजों को जमा करना, फाइलिंग ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। एक बार जब याचिका पूरी हो जाती है तो उसके बाद
दोनों पक्षों को उन दस्तावेजों को जमा कराने का अवसर दिया जाता है जिन पर वह भरोसा करते हैं और जो उनके दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं। अंतिम सुनवाई के दौरान ऐसे किसी दस्तावेज को मान्यता नहीं दी जाती जिसे अदालत के सामने पहले पेश नहीं किया गया हो। एक बार सभी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेने के बाद वह अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता है। उस पर केस से संबंधित सभी डिटेल जैसे पक्षों के नाम, केस का शीर्षक आदि अंकित किया जाता है। अदालत में डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी ही जमा की जाती है और उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी डिफेंडेंट को दी जाती है। मुद्दों का निर्धारण, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इसके बाद अदालत द्वारा उन मुद्दों को तैयार किया जाता है जिसके आधार पर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है। अदालत द्वारा केस से जुड़े विवादों को देखते हुए मुद्दे तैयार किए जाते हैं। दोनों पार्टियों को मुद्दों से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। अंतिम आदेश पारित करते समय अदालत प्रत्येक मुद्दे पर अलग से विचार करती है और प्रत्येक मुद्दे पर अलग से निर्णय देती है। नेक्स्ट है गवाहों की सूची, लिस्ट ऑफ विटनेस। दोनों पार्टियों को केस दर्ज कराने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपने अपने गवाहों की सूची अदालत में पेश करनी पड़ती है। दोनों पक्ष या तो गवाह को स्वयं बुलाते हैं या अदालत से उन्हें समन भेजने के लिए कह सकते हैं। अगर अदालत किसी को समन भेजता है तो गवाह बुलाने से संबंधित पक्ष को अदालत के पास पैसे जमा करने पड़ते हैं जिसे आहार मनी यानी डाइट मनी कहा जाता है। अंत में निर्धारित तारीख पर दोनों पक्षों के गवाहों से पूछताछ की जाती है। किसी पार्टी द्वारा अपने स्वयं के गवाहों से पूछताछ करने की प्रक्रिया को एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है, जबकि किसी पार्टी द्वारा विरोधी पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने की प्रक्रिया को क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। एक बार जब गवाहों से पूछताछ की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ली जाती है तो अदालत अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय करती है। नेक्स्ट है अंतिम सुनवाई, फाइनल हियरिंग। फाइनल हियरिंग के लिए निर्धारित डेट को दोनों पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। तर्क प्रस्तुत करते समय केस से संबंधित मुद्दों का ख्याल रखना पड़ता है। अंतिम तर्क से पहले दोनों पक्ष कोर्ट की परमिशन से अपनी याचिका में संशोधन यानी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अंत में कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनाती है जिसे या तो उसी डेट को या कोर्ट द्वारा किसी अन्य डिसाइडेड डेट को सुनाया जाता है। नेक्स्ट है आदेश की प्रमाणित प्रति, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर उसे कहते हैं जिसमें कोर्ट के अंतिम लास्ट आदेश के साथ कोर्ट की मुहर लगी होती है। कोर्ट द्वारा जारी ऑर्डर अपील के मामले में सर्टिफाइड कॉपी उपयोगी होती है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर के लिए मामूली शुल्क के साथ संबंधित कोर्ट के रजिस्ट्री में आवेदन किया जा सकता है। अर्जेंट नीड के मामले में कुछ एक्स्ट्रा मनी जमा करनी पड़ती है। अर्जेंट ऑर्डर 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जनरली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर प्राप्त करने में 15 दिन लग सकते हैं। लास्ट है अपील, संदर्भ और समीक्षा। अपील, रेफरेंस एंड रिव्यू। जब किसी पार्टी के खिलाफ कोई ऑर्डर पारित किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई उपाय नहीं होता। ऐसी पार्टी या पक्ष अपील, रेफरेंस एंड रिव्यू के माध्यम से कार्यवाही को आगे बढ़ा सकती है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?